जय हिंद साथियों। हम सब अलंकार को पढ़ रहे हैं, है ना। काव्यशास्त्र के अंतर्गत अलंकार को पढ़ रहे हैं। अलंकार में भी शब्दालंकार को पढ़ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण अलंकार थे। इसमें अर्थालंकार को कवर कर रहे हैं। अर्थालंकार में हम लोग कल देखे थे उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार के जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं, उपमा के 4 अंग हैं। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो 4 अंग हैं, आप बता दीजिएगा कौन कौन से। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और फिर साधारण धर्म, ये 4 हैं। तो उस चीज़ को हम लोग सीख चुके हैं। आज पढ़ेंगे उसी से संबंधित थोड़ा सा अंतर रहेगा। कौन सा? रूपक और प्रतीप। प्रतीप हम कल थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे, आज और बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे, उसको एक एग्जाम्पल देख लेंगे, ताकि और ज़्यादा बेहतर हमारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या चीज़ हम लोग सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। आप पूरे मन मस्तिष्क को लगा करके सीखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, और मेरा भी यही प्रयास है कि नहीं आपको बेहतर ढंग से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कल हम लोग पढ़े थे उपमा अलंकार, आज हम लोग पढ़ लेते हैं रूपक और प्रतीप को। तो रूपक क्या होता है जानते हैं? रूपक का मतलब होता है रूप का कर देना, यानी कि उसी के समान कर देना, उसी के जैसा ही बता देना। वो क्या होता है भाई? वो होता है रूपक। ठीक है, तो कल हम पढ़े थे उपमेय और उपमान। ठीक है, वही चीज़ है, आप देख लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसा है। समता मूलक अर्थालंकार है। इसको पूछा भी जाता है हमसे ऑब्जेक्टिव में कि किस अलंकार को समता मूलक अलंकार कहते हैं। तो रूपक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समता मूलक अलंकार रूपक को बोलते हैं। यानी कि समानता उसमें क्या बता देता है? एकदम एक जैसे ही बता देता है, समानता कुछ नहीं रहती है, एक उसी को मान लेगा, रूप का कर देगा। आप आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं एक परिभाषा देखने के बाद। ठीक है, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। भेद रहित अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाए, दोनों को एक ही कर दिया जाए। जैसे मैं बोलूं उपमेय, हम बोले थे उपमेय क्या होता है? कम प्रसिद्ध होता है। उपमान क्या होता है? ज्यादा प्रसिद्ध होता है। जैसे चाणक्य हैं, आप चाणक्य हो, मैं बोल दिया, तो आप क्या हो? चाणक्य हो। चाणक्य और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं बोल दिया चाणक्य हो, तो क्या हो गया भाई? वह उपमा रूपक हो गया। अगर वही बोल देता कि आप चाणक्य के समान बुद्धिमान हो, या फिर आप चाणक्य के समान हो, तो वहां पे क्या हो जाता? उपमा हो जाता। ठीक है, दोनों बात समझ में आई। अभी समझते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं फिर से। देखिए, मुख चंद्र के समान है। अच्छा, पहले देख लेते हैं इसको, उसको छोड़ देते हैं एग्जाम्पल को ना। देखते हैं एक उदाहरण को। मैंने बोला कि रूपक का मतलब है रूप का कर देना। अवधेश के बालक 4 सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देखिए उदाहरण के थ्रू समझिएगा। इसमें बताया गया है कि उपमेय और उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाता है। दोनों को क्या कर दिया जाता है डियर? एक ही कर दिया जाता है। उसमें कोई अलगाव नहीं रहता है, दोनों को एक ही बता दिया जाता है। अर्थात यहाँ देखेंगे ना, मन और मंदिर जो है, मन और मंदिर, मंदिर क्या होता है? ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा। अर्थात उपमान क्या होगा? मंदिर। और मन क्या हुआ? कम प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी के मन रूपी मंदिर में सदा क्या करें? बिहरे, अर्थात विचरण करें, हमेशा उसी में विराजमान रहें। ये बात बता रहे हैं। तो मन और मंदिर को एक ही बता दिया गया, एक ही बता दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक, चीजें समझ में आई। एक और देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, कक्षा 10वीं में यह उदाहरण है, यूपी बोर्ड की किताब में। ठीक है, क्या ये पाठ ही है? देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, हर्षे लोचन भृंग। देखिए इसमें बताया गया कि, अब थोड़ी सी कहानी बता देता हूं कि जो ये पतंग है ना, पतंग क्या है भाई? पतंग बोलते हैं सूर्य को।
सूर्य कहाँ से उदय होता है? उदयाचल पर्वत से। उदयाचल पर्वत से उदय होता है। सेम उसी प्रकार से मंच रूपी, अर्थात जब ये क्या हो रहा था, जयमाल हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय की बात है कि जब मंच पे रघुबर जी जाते हैं, उस पे चढ़ते हैं, तो कैसा होता है कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी कि छोटे छोटे सूर्य रूपी, अर्थात सूर्य रूपी रघुबर, ऐसे बोल सकते हैं। विकसे संत सर्वोत्सव, जब वहां पे जब उदय होते हैं, अर्थात वहां पे जब चढ़ते हैं मंच पे, तब पे क्या होता है? विकसे संत सर्वोत्सव। तो फिर वहां क्या होता है भाई, जो संत लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो विद्वान लोग थे, जो ऋषि लोग थे, उनके जैसे सरोज होता है, अर्थात कमल होता है, वह क्या होता है? विकसित हो जाता है, अर्थात खिल जाता है जब सूर्य उदित होता है। तो लेकिन वहां पे रघुबर के, यानी कि रामचंद्र जी के वहां पे आते ही सारे संत लोग खिल उठते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और भृंग रूपी लोचन उनके हर्षित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस बात में यहाँ पे भी क्या है, क्या है भाई? रूपक अलंकार। आप क्या ख्याल कीजिएगा, ऐसे भी समझ लीजिए कि जो एक क्या हाइपर वाला चिन्ह है बीच में, ठीक है, तो वह बीच में जहां रहता है ना, जिसमें भी रहेगा, जिन पंक्ति में, अक्सर कर क्या रहेगा? रूपक अलंकार ही रहेगा। आप पहचानने के लिए कहीं एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जाएगा कि नहीं इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप रूपक अलंकार बता दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में समानता बताई गई, यानी कि दोनों में एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया है, समानता नहीं। अब देखिए, ये जो सुपर टेट में पूछा गया एग्जाम्पल है, ये वाला चीज बीती विभारी 2019 में, सुपर टेट 2019 में ये वाला एग्जाम्पल पूछा गया है, जो 69,000 वैकेंसी हमारी टीचर की हुई थी, उसमें पूछा भी गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पंकट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागर, इसमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप जानते रहते तो कर पाते, जो लोग जानते थे कर पाए थे। ठीक है, तो देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागर, इसमें देखिए ना, पनघट अर्थात घाट, पानी का घाट, जहां से पानी भरा जाता है, अंबर रूपी घाट, अंबर रूपी घाट, ठीक है, तारा रूपी घड़ा, और उषा रूपी स्त्री। क्या हो रहा है कि अंबर रूपी घाट पर तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री क्या कर रही है? डुबो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप बता दिया गया, किसी को अलग करके नहीं बताया गया कि उसके समान है, उसी के रूप में है, वही है, ये बता दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? रूपक अलंकार हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों ही एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल और मैंने लिया है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहाँ देखेंगे ना, क्या था? कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं। ठीक है, हरि के कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं, सूर्यदास की पंक्ति है। आगे देखिए क्या है कि मीराबाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे देखिए रतन जो है ना ज्यादा प्रसिद्ध होता है। क्या होता है भाई? ज्यादा, रत्न ज्यादा, लेकिन यहाँ पे राम रूपी रत्न बता दिया गया, तो क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा भाई? रूपक अलंकार। क्या बातें समझ में आ रही हैं बेहतर ढंग से? यहाँ राम रूपी रतन बता दिया गया, यहाँ कमल रूपी चरण बता दिया गया, तो ये क्या हो गया? भेद रहित आरोप बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अगर ऐसे कंडीशन में रहता है तो रूपक अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ तक की बात है। जैसे एक भी एग्जाम्पल है, चंद्रमुख, अर्थात मुख रूप क्या है? मुख चंद्र रूपी, अर्थात चंद्र रूपी मुख। चरण कमल, कमल रूपी चरण। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतीप अलंकार। इसको हम कल डिस्कस किए थे थोड़ा सा कि प्रतीप जो होता है उपमा का उल्टा होता है, ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, अब प्रतीप का अर्थ भी होता है उपमा या विपरीत होता है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उपमा या विपरीत होता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है कि जहां उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय बना दिया जाए, ठीक अपोजिट, ठीक है, बना दिया जाए, वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। क्या बातें समझ में आई? उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां पे
अलंकार होता है। अर्थात एक देख लीजिए कि जहां अधिक प्रसिद्ध की समानता कम प्रसिद्ध से किया जाए। अधिक प्रसिद्ध कौन होता है? उपमान होता है। कम प्रसिद्ध कौन होता है? उपमेय होता है। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, आज भी करेंगे। अर्थालंकार में अक्सर कर हर एक में कर ही लेंगे हम लोग उपमेय और उपमान का। ठीक है, तो जहां अधिक प्रसिद्ध की समानता कम प्रसिद्ध से बताई जाए वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। जहां अधिक प्रसिद्ध की समानता कम प्रसिद्ध से बताई जाए, ठीक है, यानी कि उपमान की समानता उपमेय से बताई जाए, वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। क्या बातें समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से सर। परिभाषा जब क्लियर रहेगा तो आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएगी, सारी चीजों को आप नस्ते नाबूद भी कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल था कि चंद्रमा मुख के समान, अर्थात यहाँ पे चंद्रमा क्या था? ज्यादा प्रसिद्ध था डियर, और मुख कम प्रसिद्ध। चंद्रमा मुख के समान है। मुख के समान कौन बताया जा रहा है? कि चंद्रमा है मुख के समान, अर्थात मुख ज्यादा प्रसिद्ध बताया जा रहा है यहाँ पे। अर्थात मुख को ना उपमान बना दिया गया और चंद्रमा को उपमेय बना दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए था? अगर हो जाता कि चंद्रमा मुख चंद्रमा के समान, अगर हो जाता मुख चंद्रमा के समान, तब क्या हो जाता? उपमा हो जाता। ठीक है, ऐसे हो जाता मुख चंद्रमा के समान, तो मुख चंद्रमा के समान हो जाता डियर, तो क्या हो जाता? मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा क्या हो जाता? ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता, तो ये उपमान हो जाता। मुख क्या हो जाता? उपमेय हो जाता। तब तो यहाँ पे हो जाता उपमा। क्या हो जाता? उपमा। लेकिन यहाँ पे क्या है? चंद्रमा मुख के समान है, मुख ज्यादा प्रसिद्ध बताया जा रहा है, मुख की प्रसिद्धि ज्यादा बताई जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है डियर, आगे देखिए, इसमें करके बता सकते हैं आप लोग कि राहुल सूर्य के समान तेजस्वी है, कौन सा है? इसको करके बताइए, तो करने की कोशिश कीजिएगा। राहुल सूर्य के समान तेजस्वी है, क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार है इसमें? प्रतीप है कि उपमा है कि रूपक है? कौन सा अलंकार है? आगे देखिए, कमल मुख के समान लाल है। अब बताइए, इसको भी आप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमल मुख के समान लाल है। एक और इसको देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। बहुरी विचार किन्न मनमाही सिय बदन सम हिमकर नहीं। अर्थात यहाँ पे ना सीता के बदन को हिमकर अर्थात सूर्य चंद्रमा से भी सीता के बदन को ज्यादा श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमकर क्या होता है? हिमकर यानी चंद्रमा तो ज्यादा फेमस है। फेमस कौन है? प्रसिद्ध कौन है? चंद्रमा। लेकिन यहाँ पे प्रसिद्धि किसकी बताई जा रही है? सीता के बदन की। तो इस वजह से सीता के बदन बताई जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा डियर? तो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ओके, श्री बदन सम हिमकर नहीं, अर्थात हिमकर भी सीता के बदन के जैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। वहीं पे हो जाएगा कि हो जाता कि हिमकर के समान सिंह का बदन, तब तो हो जाता उपमा, हो जाता नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में। एक कामायनी की पंक्ति दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने ले लिया है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अर्थात बताइए, देवदार लंबा रहेगा कि तपस्वी लंबा रहेगा? देवदार का वृक्ष लंबा रहेगा कि तपस्वी का शरीर लंबा रहेगा? तो आप बोलिएगा कि सर देवदार का रहता है, लेकिन यहाँ पे किसको बताया गया है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तपस्वी से लंबे, तपस्वी के जैसा देवदार के चार पेड़ खड़े थे, दो चार पेड़ खड़े थे। तो यहाँ पे श्रेष्ठ किसको बताएगा? तपस्वी को, तपस्वी को बताया गया श्रेष्ठ, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। ये सब जितने भी एग्जाम्पल हमने लिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इससे भर भर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इन दोनों, इससे तो खास तौर पे पूछा ही जाता है। हर एक एग्जाम में रूपक को पूछ ही लिया जाता है, रूपक और उपमा को। उपमा को सभी अर्थालंकारों का आधार माना जाता है, कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल और करने की कोशिश कीजिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा सर इसमें कौन सा अलंकार है। आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा इन कॉन्सेप्ट को ना, तो आप सारी चीज़ों को करने लगेंगे। एग्जाम्पल करिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल को आप अपने सामने रख करके उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, तो आप कर पाएंगे। क्योंकि आजकल ना क्वेश्चंस की फ्रेमिंग क्वेश्चन बनने लगे हैं ऐसे हैं कि एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। जब आप जानते रहेंगे इस प्रॉपर्टी को ना, तब आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक हमारे स्टूडेंट का
मैसेज आया था कि सर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो सर उसके लिए क्या करें। देखो, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पुनरावलोकन करना है, सिंहावलोकन करना है। जैसे सिंह रहता है 4 कदम आगे चल के पीछे मुड़ के देखता है, वही बात आपको भी दोहरानी है। यानी कि अगले चैप्टर पढ़ने के बाद पीछे वाली चैप्टर को जरूर पढ़ने हैं आपको 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ताकि वो सब सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, पुनर्स्मरण हो जाए, ठीक है, ताकि आपकी जो कैपेसिटी है बढ़ती रहे, यानी कि विस्मरण ना होते रहे। कहने का भाव ये चीज़ है। तो आप आगे चलने के 1 हफ्ते बाद पीछे वाली चीज़ें भी पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा। मैं यथासंभव प्रयास ऐसे ही करता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।